हाँ बेटा, एक बार व्हाट्सएप पे बताओ मुझे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अधिकतर ना बहुत दिन के बाद ये सिस्टम थोड़ा यूज़ किया है ना, तो थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत था, तो अब ठीक किया है। अब मोस्ट प्रोबेबली कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आज हम पहले ना जो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, इसकी जो छोटी छोटी बातें पहले हम आपको वो समझा के कंप्लीट करते हैं। आपको जो भी सवाल पूछने हो, ग्रुप आपके पास है, आप उस पर क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है ना? जो भी आपको पूछना हो आप ग्रुप में लिख देना, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी बोर्ड क्लियरली विजिबल है सबको? वॉइस वॉइस ठीक आ रही है ना, देख लो। चलो, तो हम ये मान रहे हैं कि आपको डायमेंशन वगैरह क्लियर होगा। डायमेंशन वमेंशन निकालने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, बताओ। डायमेंशन, यूनिट, ये सब में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो फटाफट रिस्पॉन्ड करो। यूनिट, डायमेंशन, ये सब में किसी को दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा। चलो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर जहाँ तक मुझे ध्यान है आप लोग शायद नहीं किए थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स और जो प्रैक्टिकल फिजिक्स है हम यहाँ पे वही आपको कराएंगे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। ये लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के कुछ रूल हैं, ठीक है? तो आ जाओ, रूल से हम लोग शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। लिखते जाएं जरा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जैसे कि 4357। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, बताते जाएं फटाफट। हाँ जी, बताते जाएंगे जल्दी जल्दी। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस इज 5। रूल नंबर 2,
इफ ए नंबर इज विदाउट डेसिमल, if a number is without decimal, then all the trailing zeros, if a number is without decimal, then all the trailing zeros are insignificant. अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, then all the trailing zeros will be insignificant. जैसे कि 100, number of significant figures, जी फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे सभी। 100 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1। मैंने बोला अगर कोई नंबर विदाउट डेसिमल है तो उसके ट्रेलिंग जीरोज इनसिग्निफिकेंट होंगे। देख सकते हो आप, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक होने वाला है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। नंबर 3, रूल नंबर 3, इन केस ऑफ मेजरमेंट, in case of measurement, all the trailing zeros are significant। अगर ये नंबर ना होके मेजरमेंट का हिस्सा बन जाए, देन ऑल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जैसे अगर 100 की बजाय 100 मीटर हो, देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यस। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पहले अगर कहीं कुछ बड़े हो सबको डिलीट मार देना, हम पहले बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है 100 और 100 मीटर में। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। आ जाओ आगे, रूल नंबर 4, इफ ए नंबर कंटेन्स डेसिमल, if a number contains decimal, then all the trailing zeros are significant। ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाले जीरोस, ठीक है ना। इफ ए नंबर कंटेन्स डेसिमल, देन ऑल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जैसे 1.00, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, यस। अगर कहते हैं 10.00, 10.00 मीटर, फिर अगर हम बोले 10.00 मीटर, क्या तो भी आंसर वही होगा? हाँ बिल्कुल। मैंने क्या बोला था आपको कि भाई अगर मेजरमेंट है तो ट्रेलिंग जीरोज ऐसे सिग्निफिकेंट होते हैं, और डेसिमल अगर है तब तो और हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 4 होंगे। क्लियर है क्या, बोलो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, इफ ए नंबर इज लेस देन 1,
10.00 शुभम जी 4। मैंने बोला ना कि इफ ए नंबर कंटेन्स डेसिमल देन ऑल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। हाँ क्या बोले, हाँ, इफ ए नंबर इज लेस देन 1 देन all the zeros occurring, if a number is less than 1 then all the zeros occurring to the right of decimal point the right of decimal point and to the left of non-zero digit, if a number is less than 1 then all if a number is less than 1 then all zeros occurring to the right of decimal point and to the left of non-zero digit are always insignificant. जैसे 0.0346, ध्यान से देखो, नंबर एक से छोटा है, मैंने बोला डेसिमल के राइट में, देख लो, और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे दे आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इतना ही हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा 3। तो बोलो क्लियर है क्या? ये रूल थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट है, याद रहे क्या ना, क्या बोले हम, इफ ए नंबर इज लेस देन 1 देन ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। तो ये वाला जो है जीरो इनसिग्निफिकेंट होगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ये 3, 3 4 6, यानी कि 3 आंसर हो गया। चलो एक और रूल है, वो भी 2 रूल और है, वो लिख लेते हैं, आ जाओ। नंबर 6, all zeros occurring between all zeros occurring between two non-zero digits all zeros occurring between two non-zero digits are always significant 9007। number of significant figures 4, बिल्कुल सही। अब लास्ट रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने का है, 7, a change of unit a change of unit never changes the number of significant figures. A change of unit never changes the number of significant figures. मतलब यूनिट अगर आप बदलेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये गलत है। क्यों गलत है, समझ में आ गया क्या? 1 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ऑब्वियसली 1।
और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। और मैंने आपको अभी बताया है कि ये चेंज ऑफ यूनिट नेवर चेंजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद है शुभम जी, एक दिन मैं क्लास में ये बात बोल रहा था, ध्यान आया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखना फिजिक्स के हिसाब से गलत है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक रूल और रह गया, उसको भी लिख लो एक बार। 8 हो गया ना, छोटा सा रूल और लिख लो, उसके बाद इसको और थोड़ा समझाते हैं। तो लिखो, इफ ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म, if a number is written in the form x into 10 raised to the power y, while counting its significant figure, while counting its significant figure, we ignore 10 raised to the power y and count the number of significant figures in x. जब भी ऐसा कोई नंबर, यहाँ y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है आपको, ऐसा नंबर जब कभी दिखे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर x का निकालना है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कहीं पे लिखा है 2.00 इंटू 10⁻⁴, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? तो आपको इसको भूल जाना है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, जो कि समझ में आ रहा है कि 3 है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर गलत हो गया। अगर हम 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm लिखेंगे तो भी गलत हो गया। बोलो। तो इसको लिखने का जो सही तरीका होगा, मुझे एक बात बताओ, तो ये लिख सकते हैं क्या 1.00 इंटू 10⁻²⁴ बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 3, कैसे लिख सकते हो? इसका मतलब अगर 1 मीटर इज इक्वल टू लिखना, वैसे ये लिख सकते हैं क्या, देखना जरा। मुस्कान जी देखिए तो, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो बोलो, क्लियर हो गया क्या ये बात? चलो, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट वाउंट करने का तरीका था। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, डिवीजन कैसे करते हैं, वो सब बातें यहीं पे सिखा देते हैं, देख लो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं, आ जाओ फटाफट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप बताना मुझे। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, नंबर 1, तो फटाफट जा लिखते जाना।
चलो लिख लो फटाफट जरा, इतना ही लिख लो चलो। सारे बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दें। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि चार सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ समझ में आ रहा है तीन। मैंने बताया था कोई नंबर अगर एक से छोटा हो, डेसिमल के राइट में नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस आएंगे दे आर इनसिग्निफिकेंट। तीन आ गया। और ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि मैंने बोला था इफ ए नंबर कंटेन्स डेसिमल देन द ऑल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। 1.0040 इसमें जाहिर सी बात है हो गया अपना पाँच। और यहाँ अगर हम लोग देखते हैं, मैंने क्या बोला था, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इतने ही होंगे। मैंने बोला था अगर कोई नंबर है देन ऑल द ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। मुस्कान जी यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर छह नहीं चार ही होंगे। अगर ये मीटर होता तो आंसर छह होता। चलो आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन बताते हैं। आ जाओ नीचे लिखो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, टू या चलो दो में समझ लो, दो बाकी के लिए भी वही करना है, कोई नई बात नहीं है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम देखने वाले हैं। आओ देखते हैं। जैसे मान लो आपको ऐड करने को आ गया 2.364 प्लस 1.52 प्लस 3.4, मान लो ये ऐड करने को आ गया। अब इसमें एक बात जरा ध्यान रखें, हम पहले आपको समझा दे रहे हैं, बहुत सारे बुकों में क्या करता है कि पहले इनको ऐड करता है और फिर राउंड ऑफ का मेथड लगाता है, जो कि करना गलत है। सही तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। सारे नंबर्स को ऐसे लिखो कि सबका डेसिमल एक लाइन में आ जाए। पहला काम तो ये करने का है। नंबर्स को ऐसे लिखे कि सारे डेसिमल वाले जो पॉइंट्स, जो डेसिमल पॉइंट्स है वो एक लाइन में आ जाए। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो। यहाँ देखो डेसिमल के एक प्लेस तक आंसर है, यहाँ दो, यहाँ तीन। आपको इंश्योर करना है मिनिमम वाला, मतलब आपको ध्यान रखना है कि सभी में डेसिमल के एक प्लेस तक आंसर लिखा हो। तो उसके लिए राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ का तरीका क्या है, जरा सुन लो, फटाफट समझा देते हैं। जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, ध्यान से सुनना, हम लिखवा नहीं रहे इसको, ये भी काम का है वैसे। जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाले नंबर को देखें। अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसको वन अमाउंट से बढ़ा दो। फिर से सुनो। जिस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, अगर उसके आगे वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उस नंबर को 1 से बढ़ा दो। अगर वो 5 से छोटा है तो उस नंबर को वैसे ही छोड़ दो। दो हो गए। अगर जिसको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला डिजिट अगर एग्जैक्टली 5 है तो वापस मुड़ के जिसको राउंड ऑफ करना है उसको देखो। ऑड है तो वन अमाउंट से बढ़ा दो, इवन है तो वैसे ही छोड़ दो। क्या क्या बोले हम? जिसको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला डिजिट 5 से ज़्यादा, जिसको राउंड ऑफ करना है 1 से बढ़ा दो। ठीक। जिसको राउंड ऑफ करना है वो वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है तो जो जिसको राउंड ऑफ करना है उसको वैसे ही छोड़ दो। जिसको राउंड ऑफ करना है उसके आगे का डिजिट अगर एग्जैक्टली 5 है तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसको देखो। इवन है तो वैसे ही छोड़ दो, ऑड है तो उसको वन अमाउंट से बढ़ा दो। ठीक है। जैसे अब यहाँ यहीं से सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो डेसिमल के एक प्लेस में यहाँ है मिनिमम, तो सब में हमको वही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना होगा तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसके आगे का डिजिट देखो 5 से ज्यादा है
जिसको राउंड ऑफ करना है उसको 1 अमाउंट से बढ़ा दो, मतलब इसको लिखना पड़ेगा हमको 2.4। यहाँ ध्यान से देखो, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके आगे का डिजिट है 2, जाहिर सी बात है हम वैसे ही छोड़ देंगे उसको, और ये तो ऑलरेडी है ही है। अब इसको आप ऐड करोगे, जैसे आप ऐड करते हो अपना ऐड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा बताओ। 7.3 आ गया क्या, देख लो जरा। अरे मेरी बात समझ गए ना हम क्या बोले। ध्यान रहे सब्सट्रैक्शन में भी यही मेथड चलेगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के एक ही रूल से, कोई अलग रूल नहीं है। हाँ तो वही तो मैं बोला, तो बुक को मार गोली, बुक को देखे तो हो जाएगा परेशान। अच्छे बुकों में यही दिया हुआ है, एक दो इधर उधर की बुकें हैं जो उसमें उल्टा पुल्टा कर रखा है, ठीक है ना। अच्छे बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आ जाओ कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। देखो, 3.567 प्लस 0.45 प्लस 3.55 प्लस 2.4। चलो ऐड करो इनको। तनीष 12 नहीं लिख पाएंगे हम, ध्यान से सोचो। यस 12। भाई अब 12 और 12.0 में बहुत अंतर होता है, ये समझ में आ गया ना आज के बाद। हाँ तो वो गलती ना करें। डेसिमल का बहुत वैल्यू है अब। जल्दी जल्दी काम करें। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नंबर्स को इस तरह से अरेंज करें कि सबका डेसिमल एक लाइन में आ जाए। तो 3.567, 2.45, 3.55 एंड 2.4। अरे ये सब मत कर यार, ये सब मत भेज बेटा। मैंने बोला था ना ये सब भेजा भेजी करने के लिए अलग से ग्रुप बना लो। देखो, तो हमें इंश्योर करना है कि डेसिमल के एक प्लेस तक सब जगह सबको अरेंज करा जाए। आओ देखते हैं। तो समझ में आ रहा है कि इसको राउंड ऑफ करना है तो वो बन जाएगा 3.6। 2.45 में देखो अगला 5 ही है एग्जैक्टली, तो मैंने बोला था इवन है तो वैसे ही छोड़ देना। और यहाँ पे देख लो ये 5 है, तो ऑड है तो 1 अमाउंट से बढ़ा देना। ये 2.4 तो है ही है। अब इनको ऐड कर लिया जाए। ऐड करने से क्या आ जाएगा बता दो जरा। तो डेसिमल हो गया। अगर आप 12 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना।
हाँ 12.0 लिखना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के भी यही रूल है, ठीक है ना। तो हम और इसका एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, हम थोड़ा अब आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आते हैं, आ जाओ। अच्छा लिखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। ये बात दोनों में वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन में भी रूल लग जाएगा और डिवीजन में भी लग जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये करना है आपको, 3.456 इंटू 2.3 इंटू 3.32, मान लो ऐसा है। या फिर डिवीजन भी हो तो भी चलेगा, जैसे कि मान लो कि आ गया 3.456 इंटू 2.3/3.32, मान लो ऐसा है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, यहाँ है 2, यहाँ है 3, उधर भी वही कहानी है। तो आपको देखना है कि इन सब में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिसका है आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो आप देख लो मिनिमम वाला यही है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करके या फिर इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करने के बाद आंसर मस्ट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपको इंश्योर करना होगा। अब आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हो एकदम एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करो, मुझे वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। बिना कोई अप्रोक्सीमेशन के मल्टीप्लाई करें। हम जी कह रहे हैं कि वैल्यू 20.390, आगे चल जाएगा, इतना ही मान ले। लेकिन चूंकि मैंने आपको बोला है कि आंसर मस्ट कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आंसर में जो आंसर आना चाहिए दैट मस्ट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी हमारा डाउटफुल डिजिट है 6। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा बताओ। राउंड ऑफ करके क्या लिखे हो अच्छे से बताना, गड़बड़ मत करना। 26.0 लिख दे क्या। हाँ समझ गए ना, क्योंकि आप 26 और 26.0 में बहुत डिफरेंस है। जरा ये वाला भी कर लो। वैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन ना करें। बताओ जरा। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें, हम बार बार कह रहे हैं। 2.394, इतना भी जरूरत नहीं था वैसे। 2.39 से काम हो जाएगा। वैसे आंसर क्या होगा। हाँ आंसर होगा 2.4, क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है।
आंसर मस्ट कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि 2 है। चलो थोड़ा प्रैक्टिस, अरे एकदम इधर उधर कोई क्या देता है, कोई माथा बच्चे मत करो, हम पहले बता रहे एकदम जो पढ़ा रहे पढ़ते जाओ ध्यान से। आ जाओ, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का साइड लेंथ है 2.4 मीटर और ये है 3.56 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि ये एरर का, सॉरी ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, आपको खुद समझना है। रेक्टेंगल का साइड दिया हुआ है, लेंथ है 3.56। नहीं शुभम जी, अब ना आंसर बोलिए सीधा। कैलकुलेशन देखते रहो, किसी का 8.6 आ रहा है, किसी का 8.8 आ रहा है, किसी का 8.5 आ रहा है। क्योंकि एरिया निकालने के लिए बेसिकली अपने को मल्टीप्लाई तो करना है, इतना इंटू 2.4। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हम कह रहे हैं कि 8.544 आ रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 2 है, तो आंसर मस्ट कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी आंसर अपना 8.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट भी लिखा करें। और एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन कराते हैं, आ जाओ नीचे लिखो। साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब इज, साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 1.6 मीटर। Side length of a cube is 1.6 meter. Calculate its volume. कह रहा है साइड लेंथ किसी क्यूब का 1.6 है, बताओ वॉल्यूम कितनी होगी उस क्यूब की। बेटा कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दो। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हो तुम लोग। यही देख लो, शुभम कह रहा है 4.1, रोनित कह रहा है 4.0, तनिष 4.1, 4.1। 4.1 उसे काफियों का आ रहा है। अब होता क्या है ना कि 1.6 को अब तुम बोलोगे यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1.6 1.6 1.6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्टली जो आएगा वो ए ऑप्शन में दिया होगा, आप टिक लगा दोगे। आपको लगेगा यार आईआईटी वाला कैसा सवाल पूछ रहा है, भैया वो जो पूछना चाहिए सही पूछ रहा है। आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम ये मान रहे हैं कि 1.41 सबका आ रहा है, तो 4.1 ही होगा, 4.1 मीटर क्यूब।
हाँ, इसमें ना दो तीन चीजें हैं जो हम समझा रहे हैं। शुभम कुछ बोल रहा है, जल्दी बोल शुभम, क्या बोल रहा है? बोल रहा है? ठीक है, देखो। अब दो तीन बड़े पिकुलियर सवाल हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, वरना एग्जाम में आपको दिक्कत आएगा। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस अगर आर है, ये हाइट अगर एल है, तो अपने को पता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान रखें। और जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल का मतलब हमारे लिए होगा पाई इंटू आर इंटू एल। तुम बोलोगे ठीक है सर, रेडियस अगर दिया होगा हम सिग्निफिकेंट फिगर देख लेंगे, एल अगर दिया होगा हम सिग्निफिकेंट फिगर देख लेंगे, पाई में क्या होगा? तो याद रखें, पाई की वैल्यू 3.14, आगे 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 चलता चला जाता है। इसका मतलब पाई कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पाई कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक तो ये ध्यान रख लें। जैसे एग्जांपल में आ गया कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस दे दिया है 2.4 मीटर और लेंथ की वैल्यू है 10.46 मीटर। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। चलो शुरू हो जाओ। पाई की वैल्यू आप 22/7 लेके कैलकुलेशन करो, 22/7। पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 और समझेंगे कि वो कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तनिष जी कह रहे हैं 19। और देखो, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करो। हाँ जी, बताओ। समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम जो होना है दैट मस्ट बी पाई, मतलब 22/7। आर का मतलब 2.4, फिर 2.4 इंटू 10.46। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये दो, ये दो, ये चार, यानी आंसर मस्ट कंटेन्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इनको अच्छे से पहले मल्टीप्लाई करो और राउंड ऑफ करके दो सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दो। 18। एक 18 बोल रहा है, एक 19 बोल रहा है। कैलकुलेशन बेटा थोड़ा ध्यान रखें इसमें।
बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दो हमें। जल्दी जल्दी। फटाफट मुस्कान जी क्या है देखो। भाई यूनिट लिखना मत भूलो। 19 मीटर क्यूब। अरे यही आ रहा है क्या देख लो। शुभम ये तो 190 हो गया रे। शुभम जी 19 × 10 कर दिया आपने, 190 हो गया। तो 90 के आसपास आ रहा है। अब तुम लोग तो जो बताया हम वही सुने ना, तो 19 कैसे बोल रहे हो फिर तुम लोग। तो 189 आ रहा है और 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। अरे मुस्कान, एक बात बता, एरिया अगर 190 आ रहा है तो 19 कैसे लिख सकती है उसको। अगर 190 आ रहा है तो 190 को लिखना चाहिए था 19 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। हाँ तब तेरा ठीक है। बाकियों ने गड़बड़ किया ना। और जब 190 आ रहा है तो उसको 19 कैसे कर सकते हो, ये कौन सा मैथ है। राउंड ऑफ का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन। मैं समझ गया, 19 को लिखने में तुम लोग को दिक्कत आ रहा होगा, तो 19 को ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या देखो तो। 190 को अगर हम ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है क्या। हम लोग मल्टीप्लीकेशन में है। अरे बेटा अगर मान ले 186 भी आ रहा है, मान ले चल, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी 8 को राउंड ऑफ करना है तो 19 हो गया। वैसे होना तो 190 चाहिए था, उसको हम ऐसा लिख दिए, क्या दिक्कत है। और किसी तरह से लिखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, जो कि हम नहीं होने देना चाह रहे हैं। बोलो। ये गड़बड़ी ना करें कि भैया एरिया जो है सीधा आपने 10 का फैक्टर ही उड़ा दिया। अरे क्लियर हो गया ना सबको। चलो आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये पाई वाला हो गया कि जब भी पाई आएगा तो 22/7 पुट करेंगे और लेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। देखो, जैसे मान लो कि ये कोई एक रेक्टेंगल है,
ये मान लो दे दिया 3.56, ये दे दिया 1.4। नीचे लिखो, कैलकुलेट एरिया ऑफ calculate area of 10 such rectangles। अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात पहले। कह रहा है ऐसे ऐसे 10 रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो आप बोलोगे बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको एरिया निकालना है तो हम 10 इंटू 3.56 इंटू 1.4 कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दो, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। बस ये बड़ा ट्रिकी है। ध्यान रखें कि ये 10 कोई मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है, ये प्योर नंबर है। जब भी ऐसा कभी आए कि ऐसे 10 ट्रायंगल का एरिया निकालो, 10 क्यूब का वॉल्यूम निकालो, 10 स्फेयर का वॉल्यूम निकालो, तो ध्यान रखें ऐसे केसेस में इसको हम लोग प्योर नंबर लेंगे। एंड प्योर नंबर कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ना वो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा होगा, फिर 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं। अगर कहीं पे 10 आया, 10 खुद अपने आप में ही सब कुछ है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1। लेकिन मैंने पूछा कि अगर बताओ कि 10 ऐसे क्यूब का वॉल्यूम निकालो, तो फिजिकल क्वांटिटी 10 नहीं है, वो क्यूब का वॉल्यूम है, और उसके साथ ये 10 जब मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे केसेस में हम इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ेंगे इनफाइनाइट। एक तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखेंगे। कहाँ 1 हो, मतलब 1 अच्छी, मतलब कहाँ 1? हाँ वही हम कह रहे हैं शुभम जी। जब ये आएगा ना कि नंबर 10 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आंसर 1। लेकिन जब कभी आएगा कि 10 क्यूब का वॉल्यूम बताओ, यहाँ पे मेन इंटरेस्ट आपके क्यूब के वॉल्यूम के साथ है। ऐसे केस में जो 10 होगा दैट विल बी ए प्योर नंबर। और प्योर नंबर में हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ऐसा केस जब भी आएगा, उस केस में आपको इसको इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ना है। अरे बताओ, कंफ्यूजन दूर हुआ क्या? जैसे अगर हम कहते हैं कि 100 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 100 रेक्टेंगल का एरिया बताओ, उस केस में 100 जो है वो एक नंबर है, प्योर नंबर है। तो प्योर नंबर में हम लोग इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ेंगे। बोलो क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी, देखिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट था, ये सब समझा दिए हैं आपको, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सब। अब हम मेन जानना चाह रहे हैं एरर्स में, ना। तो एरर्स में कैसे कैलकुलेशन होगा नहीं होगा, आओ थोड़ा समझाते हैं आपको। देखो, एरर्स इन मेजरमेंट। जैसे वैसे ना आपको पहले हम एक बहुत सिंपल भाषा में एरर का एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि लैब में हम लेके गए आपको, और एक रॉड हम आपको दे दिए। देखो जी, ये एक रॉड है
जिसका लेंथ आपको मेजरमेंट करना है। लैब में जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 5 बच्चे 7 बच्चे का ग्रुप बना देते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल भी हम करवा देंगे, लेकिन अभी नहीं आएगा वो, जब करंट पढ़ोगे तब आएगा। तो 5 प्रैक्टिकल हैं। तो मान लो कि मैंने क्या किया कि इस रॉड का लेंथ मेजर करने के लिए मैंने आपको एक मीटर स्केल दे दिया, और 5 बच्चे हैं, मैंने बोला भाई इनका रीडिंग नोट करो। मान लो कि पहले बच्चा बोला कि सर मेरे हिसाब से तो इसकी तो लेंथ जो आ रही है ना, वो आ रही है 4.567 मीटर। दूसरे बच्चे के रीडिंग में जो है वो मान लो कह रहा है कि सर मेरा तो ये आ रहा है। तीसरा बच्चा कैलकुलेशन करता है और वो कहता है सर मेरा तो ये आ रहा है। पांचवें बच्चे ने रीडिंग लिया और वो कहता है कि सर मेरा तो आ रहा है, सपोज ऐसा मान लो। चौथा बच्चा था ना। पांचवें बच्चे ने मान लो मेजरमेंट किया और उसका मेजरमेंट आ रहा है 4 पॉइंट ऐसा। 5 बच्चों ने रीडिंग लिया और पांचों बच्चों ने जो रीडिंग लिया मैंने लिख दिया है। ठीक है। अब मान लो कि जो लैब में प्रैक्टिकल आपको करवा रहा है वो अगर आपसे पूछेगा, आपके ग्रुप से पूछेगा, बताओ कि रॉड की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे रॉड की जो मेजर्ड वैल्यू होगी, यानी मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइड बाई 5। आप किसी एक बच्चे के रीडिंग को उठा के नहीं बोलोगे कि यही रॉड का लेंथ है, क्योंकि हो सकता है कि उसके मेजरमेंट में एरर रहा हो, दूसरे बच्चे के मेजरमेंट में भी एरर रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो हमने क्या किया, सबको पांचों को ऐड किए और 5 से डिवाइड कर दिए। तो मुझे एक बात पहले बताओ कि पांचों को डिवाइड करके जब 5 से डिवाइड करोगे, और ध्यान रखना आंसर मस्ट कंटेन डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक आंसर होना चाहिए। करके जरा आंसर मुझे बताओ, रॉड का लेंथ कितना आएगा लेबोरेटरी में? मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड इन द लेबोरेटरी। पांचों रॉड के लेंथ को ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, आंसर इंश्योर करना कि आंसर डेसिमल के 3 प्लेस तक हो। हम जी कह रहे हैं कि सर रॉड का लेंथ आ रहा है 4.513 मीटर। देख लो जरा। पांचों रॉड के लेंथ को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, और बताइए फिर आंसर क्या आ रहा है? देखो एक बात, भले ही आप लैब में ना गए हो, लेकिन एक बात आपको समझ में आ रहा है। एक बात बताओ, चलो बात में मुस्कान से पूछ लेते हैं। मुस्कान एक बात बता, अगर तुझे कोई पूछे लैब में कि रॉड की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, तो आपको ये डेटा बताने में ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा या ये डेटा में? बोल। एवरेज वाले में? क्या एक बात अपने को समझ में आ रहा है कि अगर अभी रॉड का 5 रीडिंग हमने क्यों लिया है, जब 5 रीडिंग लेके हम एवरेज करते हैं तो क्या एरर के चांसेस कम हो जाते हैं? बताओ।
क्या? हाँ बिल्कुल। जितना ज्यादा रीडिंग लोगे, क्या एरर के चांसेस ज्यादा होंगे या कम? नहीं। देखो ना, जब ये मान लो अभी 5 रीडिंग हमने रॉड का लेंथ का लिया है, मान लो 5 की जगह पे हम 20 रीडिंग लेके और 20 के लेंथ को ऐड करके 20 से डिवाइड करते, तब जो रॉड का लेंथ आएगा और अब जो रेड रॉड का लेंथ आया है, ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? 5 वाला या 20 वाला? बताओ। 29 वाला कहाँ से लाया तू? 20 वाला। तो एक बात समझ में आ रहा है कि लैब में हम जितना ज्यादा रीडिंग लेंगे, एरर होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू आए, उसके एक्चुअल वैल्यू के आसपास ही आ जाएगा। अब एक बात और समझो। इसीलिए आप देखोगे कि लैब में जब मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, या 12th में जब आप लैब मैनुअल बनाओगे, तो कोई भी रीडिंग जब लेते हैं तो कम से कम 5 रीडिंग आपको लेना है, कम से कम। अब पता है, अब तुम लोग के दिमाग में ना एक छोटा सा बात आएगा। याद है एक बार एक क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा था एरर का, जिसमें आया था कि नंबर ऑफ रीडिंग जो लिया गया, एक बार 20 बार लिया गया रीडिंग, एक बार 40 बार लिया गया, याद है? एक जेई में एरर का आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें दिया था कि सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन एक बार 20 ऑसिलेशन पकड़ा गया, एक बार 40 ऑसिलेशन पकड़ा गया। तो ध्यान रखें, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लोगे या जितना ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स लोगे, एरर होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अभी हम उस क्वेश्चन पे भी आज तो शायद नहीं हो वहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन वो अगले क्लास में उसको समझा भी देंगे। आ जाओ। देखो सुनो। तो रॉड की मेजर्ड वैल्यू आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, पहले बच्चे के रीडिंग में कितना एरर है, हम निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ, बड़ा आसान है। पहले बच्चे के रीडिंग का जो एरर होगा वो होगा L-L1। एल की वैल्यू है 4.513 और ये है 4.567। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या है बताओ तो? वैल्यू जरा बता दो मुझे। प्लस में आ रहा है कि माइनस में, ये भी देख लेना। 0.054। 0.054, वो भी माइनस में, रहने दो ठीक है। दूसरे बच्चे के रीडिंग में जो एरर है वो आएगा L-L2 से, निकाल लो। अरे पहले वाले में प्लस था या माइनस? कौन कह रहा है प्लस में? मुस्कान बोल रही है माइनस में। हाँ तो ठीक है। एक बच्चा देखो किसी ने प्लस में लिखा है, उसको ठीक कर लो बेटा। दूसरे बच्चे के जो रीडिंग में जो एरर है वो बता दो कितना आ रहा है। का तो मोबाइल नंबर बदलता ही रहता है। दूसरे बच्चे के रीडिंग में एरर कितना कह रहे हो? 0.073। प्लस में ठीक है, 0.073 मीटर। ऐसे ही तीसरे बच्चे का रीडिंग का एरर निकाल लो, Δ L3 निकाल लो। वैसे ही Δ L4 निकाल लो और Δ L5 भी निकाल लो। निकाल लो फटाफट जरा।
थर्ड वाले में 0.129। फोर्थ वाले में बताओ। प्लस में या माइनस में? तनिष माइनस बोल रहा है। नेगेटिव ऑफ 0.121। और लास्ट वाला बता दो। 0.029। 0.029 में 0.029। हाँ देख लो। भैया आ गया क्या पांचों का रेटिंग देख लो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। दुनिया में आपको कोई बताएगा नहीं कि हमारा जो सिलेबस है ये मैक्सिमम एरर के लिए है। हम जब भी एरर निकालते हैं इसका मतलब ये है कि हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट। अब किसी बच्चे, पहला बच्चे का एरर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवें का ये है। रॉड में आपको लैब में पूछा जाएगा फाइंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड। क्या बोलोगे? आप डेल्टा L1 बोल नहीं सकते हो, डेल्टा L2 बोल नहीं सकते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे ध्यान से सुनना। तो लैब में निकाला जाता है डेल्टा एल। डेल्टा एल निकालने का तरीका ध्यान रखो। डेल्टा L1 का मॉड प्लस डेल्टा L2 का मॉड प्लस डेल्टा L3 का मॉड प्लस डेल्टा L4 का मॉड प्लस डेल्टा L5 का मॉड डिवाइडेड बाई 5 को लैब में बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अरे इस सर ने मॉड कहाँ से लगा दिया। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिलेबस है ये मैक्सिमम एरर के लिए है। अगर आप मॉड नहीं लगाएंगे तो कुछ एरर ऐड होगा और कुछ एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो जो एरर आएगा वो मैक्सिमम होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब हम मॉड लगा के सारे एरर्स को ऐड करेंगे तब जो एरर आएगा वो आएगा मैक्सिमम पॉसिबल मेजरमेंट इन द एरर। बोलो हाँ कि ना। हाँ, मीन डेविएशन डेविएशन हुआ, लेकिन हमारे एरर में हम लोग इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब मुझे एक बात बताओ। आपको डेल्टा L1 पता है, उसका मॉड ले लेना। डेल्टा मॉड मतलब क्या है? नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहेगा। तो पांचों का मॉड लेके ऐड करके 5 से डिवाइड करके मुझे डेल्टा एल की वैल्यू बताओ। ये वाला वैल्यू हमको चाहिए। आपको डेल्टा L1 पता है, सब यहाँ पे लाके मॉड, मॉड मतलब माइनस है तो प्लस ले लो, प्लस है तो वैसे ही छोड़ दो। चलो डेल्टा एल जरा कैलकुलेट करके दिखाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पॉइंट, लेकिन हाँ बेटा इसमें एक बात ध्यान रखें कि सब में डेसिमल के 3 प्लेस तक लिखा हुआ है, तो आंसर भी आपका 3 प्लेस तक ही होना चाहिए। तो आंसर 0.081 आप लोग कह रहे हो, देख लो।
मतलब आप ये कह रहे हो कि डेल्टा एल की वैल्यू 0.081 मीटर आ रही है, तो बोलो हाँ कि ना। अब सुनिए जरा मेरी बात। डेल्टा एल बाई एल इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, या फिर इसको हम लोग रिलेटिव एरर भी कहते हैं। मतलब 0.081 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, एल की वैल्यू निकाले थे 4.513, 4.513। और अगर हम डेल्टा एल बाई एल अगर लिख दे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर। देख लो कितना आ रहा है, परसेंटेज एरर निकालो तो कितना आ रहा है। 2 से भी कम आ रहा है ना, देखो तो कितना आ रहा है। 2% से भी कम लग रहा है मुझे तो लगभग लगभग हम लोग कर देते हैं 1.79 है ना, हाँ ठीक है, 1.79% कर देते हैं। देखो वैसे तो आंसर जो है ना, देखो कैसे लिखना सुनो, ये है प्योर नंबर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, वैसे तो आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, यानी 7 को अपने को राउंड ऑफ करके 1.8 लिखना चाहिए। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, समझ गए ना। ये इसमें क्योंकि ये जीरो तो इनसिग्निफिकेंट है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें इनफाइनाइट है, इसमें 4 है। बोलो, ठीक कर लो उसको पहले सभी। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, धीरे धीरे सीख जाओगे, सब कुछ नहीं है। हाँ, रॉड में अगर आपसे आपसे अगर मान लो कि पूछता है लैब, जो लैब में प्रैक्टिकल आपको करवाया, आपसे पूछेगा बताओ रॉड का लेंथ क्या है, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऐसे, 4.513 प्लस माइनस 0.081 मीटर। ये आपको बता रहा है कि रॉड की एक्चुअल वैल्यू तो इतनी है, और इसके मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो 0.081 का हो सकता है। क्या एरर का कहानी समझ में आया? एकदम सिंपल भाषा में समझाए हैं अभी एरर। अरे बोल, समझा कि नहीं? एकदम सन्नाटे में चले गए। ये एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में जो एरर का मतलब होता है ना, मैंने आपको वो समझाया है, ठीक है। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और प्रोपगेशन ऑफ एरर। अब मान लो कि, जैसे मान लो कि हमने एक क्वांटिटी डिराइव किया जिसमें एक्स की वैल्यू कुछ मान लो a+b है, तो अगर x के मेजरमेंट में एरर है, सॉरी, अगर a के मेजरमेंट में एरर है, b के मेजरमेंट में एरर है,
तो जब हम x इज इक्वल टू ए प्लस बी यूज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके मेजरमेंट में भी एरर आएगा। तो वही अभी हम करने जा रहे हैं कि अगर a में एरर है, b में एरर है, तो x का एरर कैसे आएगा, आओ देखते हैं। जैसे मान लो कि a है, a आपको लिखा मिलेगा ऐसा, a a प्लस माइनस डेल्टा ए। का मतलब है कि कैपिटल ए की एब्सोल्यूट वैल्यू तो ए है, मेजर्ड वैल्यू ए है, और उसके मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो डेल्टा ए का है। ठीक वैसे ही बी भी आपको दे दिया है, बी प्लस माइनस ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए में एरर है, बी में एरर है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्स का एरर क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो एक बात हम आपको ना समझा रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो किसी मेथड से डिपेंडेंट होता ही नहीं है, उसको जो मर्जी आएगा, वो जहां मर्जी आएगा वही एरर पूछ लेगा। ठीक है, उसको जो मर्जी आएगा ना, वो वहां एरर पूछ लेगा आपसे। तो आपको क्या करना है, देखो आपको हम बता रहे एरर का तरीका क्या होता है। जब कभी भी आपको एरर चाहिए हो, डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा देखो, dx बाई डी टी इज डी बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। अब यहाँ से डी टी, यहाँ से डी टी, यहाँ से डी टी एलिमिनेट कर दो और लिख दो डी एक्स इज इक्वल टू डी ए प्लस डी बी। डी एक्स इज इक्वल टू डी ए प्लस डी बी। अब ध्यान से सुनो, डी एक्स का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। भाई लैब में जो हम एरर करते हैं, क्या वो बहुत बड़ा एरर होता है, छोटा एरर होता है? अब वो एक अलग बात है कि तुम 100 के लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो एरर तो बड़ा ही आएगा, लेकिन अगर हम अच्छे से प्रैक्टिकल करें तो एरर की जो वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी आएगी। और ये dx वही तो है, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। इसका मतलब हो गया दिस इज एरर इन एक्स, दिस इज एरर इन ए, दिस इज एरर इन बी। मतलब अगर आपको ए का एरर पता है, बी का एरर पता है, दोनों को जोड़ दो तो एक्स का एरर आ जाएगा। देखो बड़ा अच्छा हो गया। एक्स को हम कैसे लिख पाएंगे, एक्स की वैल्यू है ए प्लस बी, हमें ए का एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, बी का एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, तो हम एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे ए और बी की एब्सोल्यूट वैल्यू को रख के। तो ये आ गया मेरा ए प्लस बी। और डेल्टा एक्स जो है अभी हम लिख के दिखाएं आपको कि ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। और डेल्टा ए इज, देख सकते हो यहाँ पे कि ये ऐसा है प्लस ये ऐसा हो गया। अब आपको x भी पता है, आपको एरर इन x भी पता है, तो x की वैल्यू को आप लिख पाओगे एज a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, वो उसका एरर, फिर आपको चाहिए फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर जो है वो लिखा जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई ए प्लस बी। और उसके बाद अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना होगा तो कुछ नहीं, हम सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको या नहीं, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बता दो। अब चलो एक एडिशन का ही एक काम अभी और कर रहे हैं, ठीक है ना, आप जरा अच्छे से बताना हमको, ठीक है ना। देखो किसी को कभी भी दिक्कत आ जाए, किसी चीज में भी एरर पूछ ले वो, जो हम ना भी पढ़ाए हो आपको, ये बट डेरिवेटिव का मेथड याद रखो, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। हम आपको और अभी बता देंगे, थोड़ा एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आ जाओ।
एक तो डेटा के साथ लेते आ जाओ। ए की वैल्यू है 3 ± 0.01 मीटर। बी की वैल्यू है 2 ± 0.04 मीटर। या 0.4 भी हटा ही देते, 0.02 कर देते। फाइंड 2a + 3b। पहला पार्ट तो यही है। दूसरा पार्ट फ्रैक्शनल एरर। तीसरा पार्ट परसेंटेज परसेंटेज एरर द मेजरमेंट। कह रहा है कि ए और बी पता है और 2a + 3b में अपने को काम करना है। तो x की वैल्यू अगर हम मान ले कि 2a + 3b है, तो डेल्टा x क्या होगा जल्दी बताओ। एरर इन x क्या लिखा जाएगा जल्दी बताइए। एरर इन x जो है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, या ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा बी होगा जल्दी बताओ। 1 या 2? यस, आंसर इज 2। अब आप कर लोगे, कर लो फटाफट चलो। मुझे आंसर बता दो तीनों का फटाफट। 2a + 3b का क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, जल्दी फाइंड कर ले। 0.75%। वही आ रहा है क्या, चेक करो। 12 प्लस माइनस एरर कितना बोल रहे थे आप लोग, 0.08 ना। तो 0.08 फ्रैक्शनल एरर आ गया 0.08/12। और परसेंटेज एरर आ गया अपना 8/12, मतलब 0.75। 0.66। 0.6 आ रहा है ना, ठीक। देख लो अपना भाई, जो आ रहा है तुम जो बोलोगे हम लिख देंगे। वैसे एक बात बताओ, ये रीडिंग जो लिया गया है ये अच्छा रीडिंग माना जाएगा या खराब? सर एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। हाँ ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, सही कह रहा है, क्योंकि इतना इंटू जब 100 किए होंगे, ये प्योर नंबर है, इसमें एक और इसमें दो, एक ही आना चाहिए, तो 0.7 हो जाएगा फिर। हाँ ठीक कह रहा है बच्चा, सही कह रहा है, कह रहा है।
0.7% हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ, ये रीडिंग अच्छा रीडिंग माना जाएगा या खराब रीडिंग माना जाएगा? अरे ये बहुत ही अच्छा रीडिंग है। मात्र 0.7% का एरर है। 2-3% तक का एरर अच्छा एरर माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि जो रीडिंग लिया गया है, जिसने भी लिया है वो पूरे होशो हवास में रीडिंग लिया है। लेकिन मान लो अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और रीडिंग आ गया 20%, अच्छा एरर माना जाएगा या बुरा एरर माना जाएगा ये? समझ में आता है कि ये पूरे बेहोशी की हालत में लिया गया रीडिंग है, सो के रीडिंग लिया गया है। नहीं, एरर अच्छा कैसे हो गया? अरे 20% का एरर है। मतलब आपने लैब में जो है सावधानियां जो है, अच्छा, जो आपको सावधानी रखना चाहिए था वो सावधानी आपने नहीं रखा है, तभी इतना एरर आ रहा है। ध्यान रखें, 1% 2% का एरर अगर आया ना, एकदम बहुत ही बढ़िया एरर है। अरे 20% का एरर अच्छा कैसे है? अरे 20% का एरर आ रहा है मतलब तूने बेहोशी की हालत में प्रैक्टिकल किया है। उसको अच्छा रीडिंग कैसे बोलेंगे हम? ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो ध्यान रखना इसको। अरे रीडिंग इज गुड, गुड कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। एरर ज्यादा है तो वो रीडिंग अच्छा नहीं माना जाएगा, वो बेहोशी की हालत में लिया गया रीडिंग है। ध्यान रखें, हमारे सिलेबस में जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप 1%, 2%, 3% का एरर जब आप करते हो तो वो अच्छा रीडिंग माना जाता है। हम लोग कहते हैं कि बच्चे ने पूरी सावधानी रख के प्रैक्टिकल किया होगा। आप अगर ला रहे हो 20% का एरर, 25% का एरर, इसका मतलब क्या है? क्लास में आराम से गप हो रहा है और प्रैक्टिकल हो रहा है, तो वैसे रीडिंग आएगा। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब तू समझ, छोड़ उसको। समझ गई ना? मुस्कान समझ गई तू? अब सुन मेरी बात। अब मेरी बात सुन, छोड़ वो सबको। हाँ। तो अगर एडिशन का फॉर्म हो तो अपने को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम 3a+4 भी कर दे, a+b कर दे, जो मर्जी है कर दे, एडिशन में तो बड़े आराम से हमारा निकाल सकते हैं। अब थोड़ा आते हैं, जब सब्ट्रैक्शन करना होगा तो क्या करना होगा, आओ देखते हैं। जैसे मान लो कि a की वैल्यू है a+- और b की वैल्यू है b+- और सपोज करो x की वैल्यू है a-b। बोला बताओ जी, x की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उसका एरर क्या होगा, फ्रैक्शन एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा? आओ देखते हैं जरा। तो समझ में आ रहा है कि अगर हम डेरिवेटिव वाला मेथड लगाएंगे तो आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू da/dt माइनस db/dt। dt 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 हर जगह से उड़ा दिए, तो dx हमारा आ गया da-db। और dx का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, वैसे और वही उसका एरर हो गया। तो एरर तो बहुत छोटा होना चाहिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि भाई लिखा हुआ कहीं पे नहीं होता है कि हमारा सिलेबस मैक्सिमम एरर के लिए है, लेकिन होता उसी के लिए है। अब यहाँ पे ये दोनों एरर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारा सिलेबस मैक्सिमम एरर के लिए है। तो एरर निकालते वक्त माइनस भी होगा तो क्या करना होगा? मतलब जब हम डेल्टा एक्स लिखेंगे, मतलब एरर इन एक्स लिखेंगे,
तो ये वाला जब डेल्टा ए होगा तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम एरर के लिए है, मतलब एरर हमेशा ऐड होने चाहिए। के बाद तो आप फटाफट कर दोगे, कुछ नहीं है। तो समझ में आ रहा है, ये अपना डेल्टा ए हो गया और ये अपना डेल्टा बी हो गया। तो एक्स का एरर निकल आया। और वैसे एक बात बताओ, जब एक्स की एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे ऐड करोगे या वैसे ही रहने दोगे? एक्स की एक्चुअल वैल्यू निकालते वक्त यहाँ पे माइनस ही रहने दोगे या प्लस करोगे? नहीं, ऐड क्यों करोगे बेटा? आपको तो एक्स निकालना है। जो एक्स ए माइनस बी है, एरर ऐड होंगे लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट ही होगी। एरर जब लिखोगे मतलब एक्स की एक्चुअल वैल्यू जब लिखोगे तो वो ए माइनस बी ही लिखा जाएगा। अरे छोटा समझा क्या? छोटा। हाँ, लेकिन एरर ये लिखा जाएगा, ये ध्यान रहे। इसका मतलब x अगर हम लिखेंगे तो x की वैल्यू लिखी जाएगी a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये ध्यान रखें। अब एक बार ये पता चल गया तो आप समझ ही रहे हो कि अगर आपको फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो फ्रैक्शनल एरर हमारा हो जाने वाला है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। और परसेंटेज एरर निकालना है तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो, तो एक हम आपको दे रहे हैं सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है ना? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, अरे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोई किसी को डाउट हो? हर चीज का लॉजिक है। कोई बात समझ में नहीं आए फटाफट पूछ लिया करो। हम कह रहे हैं शुभम जी, जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर a माइनस बी है, ठीक है ना? a में एरर है, b में एरर है, तो x में भी एरर होगा, हमको वो चाहिए। तो x का एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम a का एक्चुअल वैल्यू और b का एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे, वो मैंने कर दिया, तो x की वैल्यू ये आ गई। बोलो। x की एक्चुअल वैल्यू तक का कैलकुलेशन ठीक है ना? लेकिन जब हम एरर निकाले इसको डिफरेंशिएट करके तो ये आया, पहले ये आया, फिर dt उड़ा दिए तो ये आया। और मैंने आपको बोला कि हमारा जो सिलेबस है वो मैक्सिमम एरर के लिए है, तो हमारा एरर हमेशा ऐड होगा। तो यहाँ जो माइनस था उसको मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, लेकिन ये काम एरर में करना है। अब मान लो कि आप किसी दुकान में गए, दुकानदार बोला कि भैया कोई फॉर्मूला, कोई सामान है जिसकी वैल्यू है ए माइनस बी। आपको ए की वैल्यू 10 दे दिया, बी की वैल्यू मान लो 8 दे दिया, तो 10 माइनस 8 2 ही तो आएगा, 18 थोड़ी लिख दोगे वहां पे। लेकिन उसके मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो प्लस होके आएगा। मैंने एक्स को ऐसा लिख दिया है, एक्स की वैल्यू हो गई ए माइनस बी और ये हो गया उसका एरर। तो फ्रैक्शन एरर वगैरह लिख दिए हैं। बोल मुस्कान, समझ गई क्या? अब देखो, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो है 4 ± 0.02 मीटर। बी की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग कुछ 1 ± 0.01 मीटर।
एक्स एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 2a प्लस, प्लस वाला तो पहले कर चुके हैं तो माइनस ही कर लेते। फाइंड ए पार्ट में एक्स, बी पार्ट में फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, और लास्ट में परसेंटेज चलो फाइंड करो। 5 प्लस माइनस 0.07। देखते हैं, आ जाओ। बाकी भी फाइंड कर लो बेटा। फ्रैक्शन एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा। जरा वो देख लेना, क्या नाम है उसका, राउंड ऑफ जरा देख लेना परसेंटेज एरर देते वक्त। तेरा तनिष्क का आ रहा है 1%, तेरा वही आ रहा है शुभम देख जरा। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी फाइंड करते जाओ बेटा। सिंपल सिंपल सा काम है। मुस्कान, माइनस में लिखने का कोई मतलब नहीं है। माइनस क्यों लगा रही है तू। ओहो, मतलब मैं समझ गया, मैं समझ। तो हमारा ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम तो हो गया। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। जैसे एक्स एक क्वांटिटी है, मान लो ऐसा, पाई ए बी बाई 4। एक्स की वैल्यू मान लो है पाई ए बी बाई 4। ए के मेजरमेंट में एरर है, बी के मेजरमेंट में एरर है, तो ऑब्वियसली एक्स के मेजरमेंट में भी एरर होगा। तो हम वो निकालने जा रहे हैं कि एरर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक दो आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे, बहुत डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ध्यान से देखना। हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। पाई बाई 4 कांस्टेंट है और ए बी जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में है, तो पाई बाई 4 को हम पहले कर देते हैं बाहर, और ए वन टू बी को मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, प्लस बी इंटू डी ए बाई डी टी। फिर वही काम करने जा रहे हैं, डी टी यहाँ से यहाँ से यहाँ से हटा देते हैं। तो डी एक्स हमारा बन गया, डी एक्स हमारा बन गया इतना,
डी बी डी डी ए। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि dx में x से डिवाइड करने जा रहे हैं, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, जब इधर डिवाइड किया तो उधर भी डिवाइड करेंगे। और इधर x से डिवाइड करने की बजाय x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, π/4 इंटू ए बी। ये π/4 यहाँ से कट गया, और इस ए बी को अलग अलग हम डिवाइड करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा dA/a प्लस dB/b। dx का मतलब आपको पता है कि वेरी स्मॉल चेंज इन x है, वही तो एरर है। तो एरर वाले फॉर्म में अगर लिख दें तो लिखेंगे डेल्टा x/x इज डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। अब डेरिवेशन नहीं करना है, सीधा लिखने का तरीका बता रहे, ध्यान से सुनो। कांस्टेंट टर्म जितने भी आए सबको भूल जाओ। कांस्टेंट टर्म जितने भी आए सबको भूल जाओ, सबका टेंशन नहीं लेना है। x का पावर 1 है तो लिखा जाएगा ऐसे, पावर जो भी है उसको सामने लाओ, और इसका फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा x/x। ठीक वैसे ही कांस्टेंट टर्म को तो पहले ही बोले भूल जाओ। अब पहला टर्म a आएगा और a का पावर है 1, तो उसको भी वैसे लिखेंगे, पावर सामने इंटू डेल्टा a/a हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला टर्म b मिलेगा, उसका पावर भी 1 है, तो 1 इंटू डेल्टा b/b। अब देख लो, एरर लिखने का तरीका ये है, मतलब अगर a में एरर है, b में एरर है, तो x में भी एरर होगा। कितना एरर होगा हम निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो मुझे एक बात बताओ, अगर कभी अपने को ऐसा मिल गया कि x की वैल्यू जो है वो है पाई या 2 पाई a b स्क्वायर, पाई कुछ मान लो दे दिया है 3, तो अगर a में एरर है, b में एरर है, तो x का एरर हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, तरीका अभी सिखाए थे। x का पावर है 1, तो 1 सामने, और यहाँ पे आएगा डेल्टा x/x। कांस्टेंट टर्म को पहले ही भूल जाओ, a का पावर है 1, तो लिखा जाएगा 1 इंटू ए का फ्रैक्शनल एरर। अब इसका पावर है 2, पावर आएगा सामने 2, और b का फ्रैक्शनल एरर। बोलो हाँ कि ना? अरे एरर का एक्सप्रेशन बनाना समझ में आ गया क्या? तो सन्नाटो कहाँ चले गए, बोल। मान लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो सिलेंडर है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है कि रेडियस अगर आर है, हाइट अगर एच है, तो आप जानते हो कि इसका वॉल्यूम होता है πr²h। मान लो आर के मेजरमेंट में एरर है, एच के मेजरमेंट में एरर है, तो वी के मेजरमेंट में भी एरर होगा। तो एरर का फॉर्मूला बना रहे, ध्यान से देखो, 1 इंटू डेल्टा v/v और इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है भूल जाओ, ट्वाइस ऑफ डेल्टा r/r प्लस डेल्टा h/h। मजेदार बात देखो, यहीं पे अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हाइट, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वैसे मुझे एक बात बताओ, मान लो कि ये प्रैक्टिकल आप कर रहे हो लैब में, ठीक है? आपको वॉल्यूम का एरर निकालना है, तो आपको जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि हम एक रीडिंग ना बड़े ध्यान से लेंगे और दूसरी रीडिंग तो हम कैजुअली लेंगे।
तो बहुत ध्यान से किसका रीडिंग लेना चाहिए हमको, आर वाला या एच वाला, देखो तो। ऑब्वियसली आर वाला, क्योंकि आर का जो भी एरर है उसमें टू से और मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। आप कुछ तो कह रहा हो, चलो अच्छा हुआ सर ने बता दिया। आर हम लोग बहुत ध्यान से रीडिंग लेंगे, और एच के रीडिंग लेते वक्त सो जाएंगे हम लोग एकदम, है ना। कंपेरेटिवली बताए हैं, रीडिंग दोनों ही ध्यान से लेना होगा, लेकिन ज्यादा आपको ध्यान आर के मेजरमेंट में देना चाहिए। ठीक है ना। तो आज यहीं पे क्लास को छोड़ रहे हैं हम। अगले क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिकल वाला भी जो है ना, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, वो सब भी सब समझा देंगे अगले क्लास में, हाँ। चलो आज यहीं पे क्लास को, एक काम करो सुनो, ये नोट्स किसी को चाहिए हो तो ले लो, यहाँ से स्कैन कर लेना। ये नोट्स आपके मोबाइल में आ जाएगा या आईपैड में आ जाएगा, जैसे भी हो। देखो एक मिनट रुक जाओ, तो स्कैन कर लो।